रिकॉर्डिंग कर लो। हाँ जी, अब याद दिलाया, अब तो मेरे को भी याद आ गया। और करा दिया करेंगे आगे से। हाँ जी, तो केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक। Chemical equilibrium is dynamic in nature. That means none of the forward and backward reaction stops. But both are moving at the same rate. और दोनों रिएक्शंस अपने पास में क्या होगी, सेम रेट से मूव करेगी। वही सेम जैसे कि यहाँ से A to B रिएक्शंस हो रही थी, फॉरवर्ड रिएक्शन भी होगी और बैकवर्ड रिएक्शन भी होगी, रुकेगी कोई भी रिएक्शन नहीं। जिस स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है उसी स्पीड से बैकवर्ड रिएक्शन होगी, तो दोनों की रेट सेम होती है अपने पास में इक्विलिब्रियम, तो वो डायनामिक नेचर होता है इक्विलिब्रियम का। ठीक है, अब आगे लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, दो साइंटिस्ट थे गुलबर्ग और वागे जिन्होंने ये लॉ दिया था। और क्या कुछ लॉ होता है अपने पास में वो देखो। तो पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, फिर समझाता हूँ ना क्या कुछ लॉ होता है। तो डेफिनेशन लिख लो आप मेरे साथ में, द रेट ऑफ ए रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन का रेट लिखना है, रेट लॉ लिखते हैं ना, तो वो इसी लॉ के थ्रू लिखते हैं अपने। कोई भी द रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डायरेक्टली proportional to the product of active masses of reactant raised to the power of their stoichiometry coefficient, raised to the power their stoichiometry coefficient। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है वो मीनिंग समझो। और यहाँ पे एक वर्ड भी लिखा मैंने एक्टिव मासेस, तो एक्टिव मासेस का मीनिंग क्या है पहले तो वो समझते हैं, है ना। एक्टिव मासेस का मतलब जैसे कि अपने पास दो टाइप के सॉल्यूशंस लेंगे, आप यहाँ पे लिख लो एक्टिव मास। एक तो लेंगे अपने सॉल्यूशन फेज। सॉल्यूशन फेज क्या होता है कि कोई भी एक लिक्विड था और उसी लिक्विड के अंदर कोई दूसरा चीज अपनों ने मिक्स किया है, चाहे वो सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे कुछ भी हो ना, किसी फॉर्म में भी हो, कोई दूसरी चीज अपनों ने, ए लिक्विड था उसमें बी कोई मिक्स किया मैंने, तो जैसे कि एक्वस फेज जिनको अपने बोलते हैं नॉर्मली, एक्वस में क्या होता है वाटर के अंदर कुछ ना कुछ मिक्स किया गया, उसको बोलते हैं एक्वस फेज। तो उसके लिए अपने पास में जो एक्टिव मास होगा वो क्या होगा, मोलैरिटी। मोलैरिटी लिख लो चाहे कॉन्सेंट्रेशन लिख लो, दोनों की बात एक ही है, मोलैरिटी या फिर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, दोनों एक ही तरह से निकालते हैं। तो एक्टिव मास क्या होगा अपने पास में, मोलैरिटी होगा या फिर कॉन्सेंट्रेशन। दूसरी चीज, अगर अपने पास में गैस फेज हो, है ना, एक तो सॉल्यूशन फेज होगा, एक अपने पास में गैस फेज। तो गैस के अंदर भी क्या होता है, कंटेनर का वॉल्यूम होता है, गैस अपने इसमें से सॉल्यूट हो जाता है, तो वहां पे भी अपने पास में क्या आएगा, जो एक्टिव मास होगा कॉन्सेंट्रेशन होगा एक तो, और दूसरा अपने पास में, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड अपने पास में क्या होगा, प्रेशर होगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर। तो हाँ जी सर, पावर ऑफ देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या? हाँ वो बताता हूँ आपको, इसका मीनिंग समझाता हूँ। पहले एक्टिव मास का मीनिंग समझो। एक्टिव मास का मीनिंग क्या, अपने पास दो ही टाइप के सॉल्यूशंस मेनली आएंगे, एक तो सॉल्यूशन फेज आएगा मतलब एक्वस,
वाटर के अंदर कुछ मिक्स किया गया है या फिर कोई और लिक्विड के अंदर कोई चीज मिक्स की गई है, तो वहां पे तो अपने लेंगे एक्टिव मास का मीनिंग कॉन्सेंट्रेशन। अगर अपने पास में कोई गैस है तो गैस के लिए अपने कॉन्सेंट्रेशन भी ले सकते हैं और प्रेशर भी ले सकते हैं, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए दोनों चीजें ही है। कॉन्सेंट्रेशन भी उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करती है, प्रेशर भी डिफाइन करती है। जैसे कि कोई कंटेनर में गैस ज्यादा है तो इसका मतलब हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है और प्रेशर भी ज्यादा होगा वहां पे। अगर किसी कंटेनर में गैस कम है तो इसका मतलब लो कॉन्सेंट्रेटेड है और प्रेशर भी कम है ना। और एक्वस फेज के अंदर अपने प्रेशर से रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं मिलती अपने को जल्दी से, तो वो वहां पे अपने नहीं बताएंगे, तो वहां पे ओनली लेंगे कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे दोनों ले सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन भी और प्रेशर। ठीक है, समझ गए? यस सर। आगे चलते हैं। अब देखो जो मैंने रेट लो होता है क्या बेसिकली, सॉरी लो ऑफ मास एक्शन होता है क्या बेसिकली अपने पास में, वो देखते हैं। तो इन्होंने बोला कि द रेट ऑफ ए रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन की रेट अपने को लिखनी है तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का जो भी कॉन्सेंट्रेशन है उनका मल्टीप्लाई रेज टू द पावर इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मतलब उनकी पावर में क्या आएगा, उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आएगा। तो इसको लिखते हैं, जैसे अपने पास में कोई रिएक्शन थी, जनरल रिएक्शन मान लेता हूं, N1A प्लस N2B गिव्स प्रोडक्ट, ऐसे कोई रिएक्शन है। अब इसके लिए रेट लिखनी है तो रेट को अपने डिनोट करेंगे R से, है ना। वैसे तो एक बार रेट लिख देता हूं, तो रेट अपने पास में क्या आएगा, सॉरी रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एक्टिव मास वही होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो इनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका N1 और इसका N2, यही होता है ना कोई रिएक्शन में, जैसे कि N2 + 3H2 गिव्स 2NH3 था, तो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा और 2 होगा। जो इनके आगे नंबर आते हैं वो नंबर को मैंने N1 N2 लिख लिया, और अपने को चाहिए क्या, ओनली रिएक्टेंट का चाहिए, क्योंकि अपने पास थ्योरी में क्या लिखा गया है कि ओनली रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के, रिएक्टेंट के एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट के पावर में क्या होगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा। ठीक है, समझ गए? रेट क्या आएगी अपने पास में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यस सर। रिएक्टेंट रेज टू द पावर इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, तो रेट इक्वल्स टू आ जाएगा K, तो K को बोलेंगे अपने रेट कांस्टेंट, K को अपने क्या बोलेंगे, रेट कांस्टेंट। और यहां से आ गया अपने पास में A की पावर N1 और B की पावर N2। ध्यान रखना ये जो ब्रैकेट बना रहा हूं ना, इसको इसी तरह बनाना, इनका मीनिंग होता है कॉन्सेंट्रेशन, इसका मीनिंग क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन। ये वाला ब्रैकेट मत बना देना आप, गलत हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन। हाँ जी, शाबाश। सर इनका मीनिंग क्या होता है जो गोल होते हैं? इनका कोई मतलब नहीं है, इनका मतलब ब्रैकेट है। सर के का मतलब क्या है सर? K का मतलब रेट कांस्टेंट है ना, रेट मतलब रेट फाइंड करना, तो रेट का कांस्टेंट आ गया, रेट बता दो कांस्टेंट। सर क्या चीज, कोफिशिएंट सर, वो स्टिचियोमेट्री वाला। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये होता है पावर, जो ऐसे लिखते हैं ना अपने 2A प्लस का 3B, बैलेंस करते हैं रिएक्शन को, नंबर लगाते हैं ना आगे यार, यहाँ पे कुछ ये बन गया, यस तो सर। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, तो ये इनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ओके सर। समझ गए? आगे चलें। तो ये तो बात होगी अपने पास Yes, में रेट कैसे लिखेंगे और क्या क्या अपने पास में कॉन्सेंट्रेशन वगैरह आएगी, और एक्टिव मास अपने पास में क्या कुछ होता है। तो एक दो पॉइंट लिख दो, नोट डाल के लिख लो उस पॉइंट को। पहला पॉइंट, एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड, एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड and pure liquid is always taken as unity for एक for
हेट्रोजीनियस फेज रिएक्शन। वापस लिखना, वो पहले वाला लिख लिया था आपने? यस सर। Yes. ठीक है, वो नोट्स में वापस लिख दूंगा ना। एक मिनट। हाँ जी, वॉइस आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. तो लिखो आगे नोट डाल के पहला पॉइंट। क्या सर? हाँ जी, पहला पॉइंट जो लिख रहे थे अपने, एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड is always taken as unity for heterogeneous phase reaction। ठीक है, तो इस यूनिटी पर हेटेरोजेनियस पर अंडरलाइन कर लेना। तो इनका मीनिंग क्या है, वो मीनिंग समझो। एक्टिव मास जो प्योर सॉलिड है, प्योर लिक्विड, जैसे कि अगर अपने पास में कोई रिएक्शन थी, ध्यान रखना रिएक्शन का आंसर होना चाहिए हेटेरोजेनियस, मतलब यहाँ पे दो डिफरेंट फेज होने चाहिए एटलीस्ट। तो एटलीस्ट एक भी गैस का हो या फिर दो गैस के हो तो बढ़िया है ना, तो एटलीस्ट एक तो गैस का होना ही चाहिए अपने पास में। तो ऐसा कुछ हो, तो यहाँ पे अब क्या है, एक सॉलिड फॉर्म में, बाकी दोनों लिक्विड फॉर्म में। तो जो सॉलिड फॉर्म में होगा उसकी वैल्यू अपने क्या लेके चलेंगे, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू 1 लेके चलेंगे। उसकी कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू अपने क्या लेके चलेंगे, 1 लेके चलेंगे, यूनिटी लेके चलते हैं। ऐसे अगर अपने पास में कोई लिक्विड फॉर्म में हुआ तो वहां पे भी अपने वैल्यू क्या लेके चलेंगे, उसकी 1 लेके, बहुत आ रही है ना। तो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए वैल्यू क्या लेके चलेंगे, अपने 1 लेके चलेंगे। ऐसा क्यों लेते हैं, उसका मीनिंग समझो। उसका मीनिंग ये है कि देखो एक्वस फेज में क्या होता है, कुछ ना कुछ सॉल्यूट मिक्स होगा वाटर के अंदर, और ऐसी गैस के लिए भी कोई गैस होगी, वो कंटेनर का वॉल्यूम जितना होगा उसके हिसाब से अपने कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पे तो क्या दोनों चीज प्योर ही है, मतलब अगर वॉल्यूम आया तो वो अपने पास में क्या लिक्विड का वॉल्यूम देखते हैं। तो जितना अपने पास में जैसे बेंजीन का लिक्विड है, तो जितना बेंजीन होगा उतना ही लिक्विड होगा ना, वहां पे कोई सॉल्यूट अलग से तो है नहीं, मतलब वो खुद ही है। तो वो वैल्यू अपने पास में एकदम प्योर आती है, यूनिटी के लगभग वैल्यू 1 के आसपास कुछ वैल्यू आती है, तो उसको अपने क्या ले लेते हैं, अप्रोक्सीमेट 1 लेके चलते हैं। तो क्योंकि बाकी वैल्यू बहुत बड़ा चेंज आता है, जैसे कि इनकी कॉन्सेंट्रेशन गैस की आई 10⁻³ 10⁻⁴, तो 1 से मल्टीप्लाई 1 पॉइंट, जैसे कि 1.001 आ गया, कुछ मल्टीप्लाई करके भी अपने कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपने उनकी वैल्यू क्या लेके चलते हैं, यूनिटी, मतलब उनमें ज्यादा चेंज नहीं करते। हाँ जी, रिएक्शन से वापस रिपीट करता हूँ, देखो मीनिंग समझो। दोबारा समझाना रिएक्शन से। सर दोबारा समझा दो सर। हाँ जी बताता हूँ। तो देखो अपने पास में क्या था, अगर कोई अपने पास में रिएक्शन है, उसमें डिफरेंट फेज है, एक गैस में है और एक अपने पास में सॉलिड में दे रखा है ना, एक अपने पास में सॉलिड में दे रखा है। तो सॉलिड के लिए वो वैल्यू अपने क्या लेके चलेंगे, कॉन्सेंट्रेशन की 1 लेके चलेंगे। या फिर लिक्विड दिया है प्योर फॉर्म में, एल लिखा हुआ है, तो एल का मतलब लिक्विड है, तो वहां पे उसकी वैल्यू क्या लेके चलेंगे, 1 लेके चलेंगे। ऐसा इसलिए सर हमेशा हमेशा, ओके सर, ऑलवेज। Sir, one क्यों? हाँ, 1 क्यों लेके चलते हैं, उसका मीनिंग ये है कि जो गैस की अपने पास में कॉन्सेंट्रेशन आती है वो अप्रोक्सीमेटली आएगी 10⁻³ 10⁻⁴, ऐसे कुछ वैल्यूज आ सकती है ना, मतलब कुछ ना कुछ अलग डिफरेंट आएगा, 1 के आसपास की वैल्यू नहीं होगी। ऐसे अगर एक्वस फेज में देखेंगे तो वहां पे सॉल्यूट कोई और है और सॉल्यूशन किसी और का है ना, तो उस हिसाब से डिफरेंट आएगी। जबकि अपने देखें प्योर लिक्विड की, प्योर लिक्विड में क्या होगा, ओनली जैसे कि वाटर है तो ओनली वाटर ही प्रेजेंट है वहां पे, और कोई है ही नहीं।
तो सॉलिड कोई है नहीं, तो किसके रिस्पेक्ट में अपनी कॉन्सेंट्रेशन देखें। तो प्योर सॉलिड है तो उसके तो वैसे भी मतलब लगभग वैल्यू वही रहेगी। तो वहां पे प्योर चीज कभी भी आ जाती है ना, वहां पे कोई चीज एक्स्ट्रा तो मिक्स है नहीं, तो कॉन्सेंट्रेशन देखें किसकी अपने, तो इसलिए अपने उनकी वैल्यू यूनिटी लेके चलते हैं 1, क्योंकि इतना बड़ा चेंज नहीं आता उनमें। ठीक है। Yes, sir. और ध्यान रखना ये हेट्रोजीनियस फेज के लिए। अगर अपने पास में होमोजीनियस हो तो सेकंड पॉइंट लिखो, फॉर homogeneous liquid phase reaction, the active mass of pure liquid will not be taken as unity। ठीक है। अगर अपने पास होमोजीनियस फेज है मतलब सारे की सारे लिक्विड है, मतलब ऐसा कुछ है, ए लिक्विड है, बी भी लिक्विड है और सी भी लिक्विड है ना, तीनों ही लिक्विड आ गए अपने पास में, सारे के सारे लिक्विड है, तब अपने क्या वैल्यू क्या लेंगे, जो वैल्यू 1 लेके चलते थे वो नहीं लेंगे, यूनिटी वैल्यू अपने नहीं लेंगे, तब अपने वैल्यू जो इनकी अप्रोक्सीमेट जो भी वैल्यू आएगी इनकी वो लेके चलेंगे, क्योंकि 1 के आसपास की वैल्यू जैसे 1.001 आ गए तो वो कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा, ऐसे तो अपना आंसर ही 1 आ जाएगा, तो इसलिए अपने वो वैल्यू 1 नहीं लेते अगर सारे लिक्विड आ गए। वो कहता ना यहाँ पे तो वही है, अंधों में काना राजा, कि ये अपने पास में काना होगा तो भी राजा है, यहाँ पे सारे अंधे आ गए तो उस हिसाब से तो सभी को देखो फिर एक समान ही सारे, है ना, वो वाली वैल्यू से। तो वहां पे तो बहुत बड़ा चेंज आता है इसलिए उनको यूनिटी मान लेते हैं, जबकि यहाँ पे तो सारे एक जैसे हैं, तो यहाँ पे सभी की वैल्यू अपने कंसीडर करेंगे होमोजीनियस लिक्विड फेज रिएक्शन में। अगर होमोजीनियस सॉलिड हुए तो वो रिएक्शन नहीं हो पाएगी, सॉलिड सॉलिड आपस में रिएक्शन नहीं करते ना। सर हेट्रोजीनियस क्या क्या मतलब है? हेट्रोजीनियस को डिफरेंट डिफरेंट फेज, हेट्रो मतलब डिफरेंट डिफरेंट, होमो मतलब सेम। ठीक है। ओके सर। हाँ जी, चले आगे। तो कर दो। हाँ जी, नोट कर लो फिर आगे चलते हैं। सर सेकंड वाला पॉइंट सर अच्छे से समझ नहीं आया सर, एक बार रिपीट कर दो सर। सेकंड वाला पॉइंट बस इतना ही है कि अपने पास में क्या ध्यान रखना आपको, जो होमोजीनियस अगर सारे लिक्विड फेज में हो तब उनकी वैल्यू यूनिटी नहीं लेंगे, बस इतना से ध्यान रखना। सर अगर क्या, अगर अपने पास में सारी लिक्विड फेज में आ गए तो उनका वैल्यू यूनिटी नहीं लेंगे, यूनिटी मतलब 1 नहीं लेंगे। ओके सर। एक्टिव मास का एग्जैक्ट मीनिंग यही है कि वहां पे अपने कौन सी वैल्यू कंसीडर करके कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो नॉर्मली अपने कंसंट्रेशन कंसीडर करके कैलकुलेशन करेंगे और गैस के लिए कभी कभी प्रेशर ले लेंगे अपने। ठीक है सर डन। एक्टिव का मतलब कौन सा, जैसे आपने कहता ना कि आपकी क्लास में कौन एक्टिव बच्चा है, तो एक्टिव मतलब कौन पार्टिसिपेट कर रहा है वहां पे। सर मैं हूँ। हाँ जी वो तो ठीक है। और मास का मीनिंग मतलब मास में कौन मैं कौन सी हूं कैटेगरी कंसंट्रेशन आ गई वगैरह ना, ऐसे कुछ कौन से, तो उस हिसाब से ठीक एक्टिव मास। हाँ जी सारे ही आप बढ़िया होशियार बच्चे हो, तो अपने आगे करते हैं, थोड़े दिनों बाद आपसे मिल भी लेंगे थैंक हम। यू सर। कोई आई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आपके पास में अभी तक? No, sir. नो चलो आ सर जाएगी, अभी तक तो नहीं आई। थोड़े दिनों में आ जाएगी, 1-2 दिनों में, 3-4 दिनों में, है ना, आ जाएगी मतलब इस वीक में। सर सर नवीन लगता सर नहीं है। कह रहे थे कि थर्सडे को आ जाएगी। थर्सडे को आ जाएगी, बस तो फिर चलो फिर आगे चलते हैं। आगे लिखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस चैप्टर में ना ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसी का खेल है सारा कुछ, केसी, नॉर्मली केसी लिखेंगे इसको अपने, केसी सी भी ना लिखो, चलो लिख लो एक बार, बाद में आपको बता देंगे। ठीक है, तो केसी नहीं लिखेंगे अपने, ये 2 टाइप का, एक केसी होता है, केपी भी होता है।
है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर मीनिंग समझ गए आप तो यही सारा कुछ है इस चैप्टर में, मतलब सबसे मेन चीज यही है। इसको कैसे लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, वो चीज आगे पूरा चैप्टर आ जाएगा आपको, और सारा कुछ चैप्टर इसी के आसपास है, मतलब ये आपका बस मेन रीड की हड्डी है इक्विलिब्रियम पूरा चैप्टर की, ठीक है। तो इसमें है क्या, पहले तो डेफिनेशन लिखो, द रेशियो ऑफ, क्या कुछ होता है ये, द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट अभी फाइंड किया था ना अपना ने, जैसे वहां पे किया आया था रेट कांस्टेंट, वही है। द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड and backward reaction is known as equilibrium constant। इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अपने को बेसिकली क्या लेना है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेशियो लेना और बैकवर्ड रिएक्शन का रेशियो लेना है, तो उसको अपने क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जैसे कि अपने पास में ये रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट में चेंज होगा तब अपने पास में रेट कांस्टेंट आ रहा था के फॉरवर्ड, जब प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट में चेंज होगा तब रेट कांस्टेंट आएगा के बैकवर्ड। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी लिखेंगे अपने, है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी, तो वो क्या होगा, के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड, इन दोनों का रेशियो, के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड, ये अपने पास में क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो अब अपने फाइंड करते हैं, मान लो अपने पास में कोई जनरल रिएक्शन ऐसे कुछ है, N1A प्लस N2B N3C N4D, है ना, ऐसे कोई जनरल रिएक्शन है। तो बताओ पहले मानते हैं ये फॉरवर्ड जा रही है रिएक्शन, है ना, N1A प्लस N2B से मिलके क्या बन रहा है, C और D बन रहा है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए मैं क्या लिखूंगा, के फॉरवर्ड मतलब रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड। यहाँ पे क्या आएगा, रिएक्टेंट लेते हैं, रिएक्टेंट अपने पास में A की पावर N1 और B की पावर N2। हाँ जी, ये आएगा कि नहीं आएगा, रेट यही लिखते हैं ना, रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट रिएक्टेंट की पावर N1 और मतलब रिएक्टेंट में यस सर, है ना। और बैकवर्ड के लिए लिखें, अगर बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रेट लिखें तो क्या आएगा, के बैकवर्ड। इस बार रिएक्टेंट कौन हो जाएंगे मेरे पास में, C और D हो जाएंगे, इनसे मिलके ये बन रहा है A और B। यस सर। तो यहाँ पे मैं लिख दूं C की पावर N3 और D की पावर N4। हाँ जी, होगा कि नहीं होगा, यस सर। शाबाश। तो ये फॉरवर्ड हो गया और बैकवर्ड हो गया, ठीक है। हाँ जी, सारे बच्चे रिस्पॉन्स क्या करो ना। तो अब अपने को ये पता है कि इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, दोनों साइड की रेट इक्वल होती है, आपको बताया था, फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट और बैकवर्ड डायरेक्शन की रेट इक्वल होती है जी, इक्वल कर दो। तो यहाँ से आ गया के फॉरवर्ड A की पावर N1 B की पावर N2 इक्वल्स टू के बैकवर्ड C की पावर N3 और D की पावर N4। हाँ जी, ये कर देंगे। तो कांस्टेंट एक तरफ ले आओ और कॉन्सेंट्रेशन एक तरफ ले जाओ। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूँ के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड C की पावर N3 D की पावर N4 A की पावर N1 और B की पावर N2। हाँ जी, ये लिख सकते हैं ना, यस सर। डी लिखा कि यस जीरो, सर। D लिखा यार, तो जीरो लगा। जीरो लगा, तो ये लो जी, अब तो D लग रहा है। यस सर। सर फिर से कर दो एक्सप्लेन सर। सर बैक कर लो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये लो देखो, फिर से बताता हूँ, अपने पास में फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट क्या लिखेंगे, के फॉरवर्ड तो कांस्टेंट आ गया, और रिएक्टेंट है यहाँ पे A और B था, तो मैंने A और B के हिसाब से लिख दिया। अब अपने बैकवर्ड लिखेंगे तो बैकवर्ड के टाइम में रिएक्टेंट अपने पास C और D थे, क्योंकि C और D से A और B बढ़ रहा है,
तो मैं के बैकवर्ड लिख दिया और सी और डी से ए और बी, तो रिएक्टेंट लिखते हैं अपने ओनली, तो रिएक्टेंट लिख दिया मैंने। अब अपने को पता है कि इक्विलिब्रियम पे क्या होता है कि फॉरवर्ड की रेट और बैकवर्ड की रेट दोनों इक्वल होती है ना, रिएक्शन फॉरवर्ड की रेट और रिएक्शन के बैकवर्ड होने की रेट दोनों इक्वल होती है। तो यहाँ दोनों की रेट इक्वल कर दी मैंने। इक्वल करने से अपने पास में जो कांस्टेंट थे, मतलब ये के भी तो इधर ले आया और ये दोनों वैल्यू जो वो इधर ले आया, है ना, तो इनको इधर लाने पे अपने पास में ये बन जाएगा। अब देखो जो के फॉरवर्ड अपन के बैकवर्ड होता है उसी को अपने क्या लिखते हैं, के सी। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो वैल्यू आता है वही आता है। तो इसको आप डायरेक्टली ऐसे याद कर सकते हो, के सी इक्वल्स टू, सी का मतलब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है, सी का मतलब यहाँ पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। एक केपी भी होता है प्रेशर के लिए, तो यहाँ पे आप ऐसे आ सकते हो, प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई अब पावर में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मतलब अगर जनरल लिखना है, डायरेक्ट इसी रिएक्शन से लिखना आपको, डायरेक्ट इसी रिएक्शन से आपको डायरेक्ट लिखना हो तो क्या करोगे आप, प्रोडक्ट में अपने पास क्या है, सी और डी है, तो मैंने क्या लिखा, प्रोडक्ट के पावर में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट के पावर में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये तो हुआ, ये हुआ ना। देखो प्रोडक्ट की पावर में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, फिर रिएक्टेंट की पावर में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यस सर। तो डायरेक्ट अपने ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। अगर अपने पास में प्रेशर लिया हो, ये कॉन्सेंट्रेशन लेंगे तब की बात है। अगर प्रेशर लिया हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो केपी लिखते हैं उसको अपने, ये भी अपने पास में क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, लेकिन ये प्रेशर के फॉर्म में है गैसियस फेज के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे अपने पास है प्रेशर ऑफ सी की पावर n3 इंटू प्रेशर ऑफ डी की पावर n4, मतलब सारे गैसेस होंगे आपस में, प्रेशर ऑफ ए की पावर n1, बस कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे प्रेशर कर देना है, मतलब वहाँ पे एक ही कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे एक का प्रेशर आ गया, बस इतना सा काम कर देना आपको, प्रेशर ऑफ बी की पावर n2। ये अपने पास केपी आएगा गैसियस फेज के लिए, ठीक है, जब प्रेशर की फॉर्म। हाँ जी सर, जो प्रोडक्ट की रेज की पावर एस डॉट सी लिखा है उसका क्या मीनिंग है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ओके सर। स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं है ना, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वही नंबर है मतलब। तो अपने क्या करेंगे, कुछ रिएक्शंस लिखेंगे और उनका केसी लिखेंगे अपने, तो आप मेरे को केसी बताना उनका क्या कुछ आएगा, है ना। केपी तो वो सेम बात है, आपको धीरे धीरे आके आ जाएगा आपको, केसी और केपी तो एक ही बात होती है। तो मैं कुछ रिएक्शंस लिखता हूँ, उनका आप मेरे को केसी बताओ। पहली रिएक्शन जैसे कि आपके पास में ये दिया, ये लिखो पहले तो आप N2 प्लस 3H2 gives 2NH3, ये भी आपके पास में गैस है, ये भी आपके पास में गैस है और ये भी आपके पास में गैस है, ठीक है। दूसरी रिएक्शन CaCO3 से CaO बना और CO2 बना, ये आपके पास में गैस, ये आपको सॉलिड, ये आपको सॉलिड। तीसरी रिएक्शन का N2 यहाँ से बना पास 2NO, ये आपके पास में लिक्विड फॉर्म है। पहले तो इन तीन रिएक्शन के लिए केसी लिखो आप, क्या कुछ आएगा आपके पास में। तो देखो इसका अपने केसी लिखेंगे तो क्या आएगा, हाँ जी क्या आएगा, डायरेक्ट आपको एक लिख कर बताता हूँ, बाकी आप बता देना। NH3, हाँ जी, NH3 की कॉन्सेंट्रेशन 2 की पावर 2 अपॉन N2 की कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान रखना यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, प्लस मत कर देना, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, ये ऊपर प्लस है यहाँ पे मल्टीप्लाई, और H2 की पावर में 3, क्योंकि N2 की पावर 1 आएगा वो तो लिखने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये इसका केसी हो जाएगा, इसका केसी लिखते हैं। तो यहाँ पे सॉलिड के लिए तो वैल्यू क्या लेके चलेंगे अपने 1, तो ओनली क्या आ जाएगा, CO2 आएगा, तो यहाँ पे CO2 की कॉन्सेंट्रेशन आएगी ओनली, और बस इतना ही आएगा। ओके सर। इनटू में ये इसकी वैल्यू 1 और अपॉन में आएगा उसकी वैल्यू भी 1 होगी, तो ओनली CO2 ही बचा, तो ये कैसे आ जाएगा। इसका कैसे लिखते हैं, अब देखो जो प्रोडक्ट में वो लिक्विड है तो उसकी वैल्यू भी क्या लेके चलेंगे अपने 1, तो 1 अपॉन में आ जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट का तो अपॉन में आता है, N2 की पावर 1 और O2 की पावर 1। ध्यान रखना ये दोनों मल्टीप्लाई में, आप प्लस करके आओगे बीच में, है ना। नो सर, वो नहीं, बढ़िया शाबाश, ध्यान रखना ना, बाई चांस अपने वो कई बार बुलेखे में प्लस हो जाता है, क्योंकि ऊपर भी प्लस होता है ना, इसलिए तो Yes, मल्टीप्लाई होगा।
अगली रिएक्शन ये नोट कर लिया, फिर आगे चलते हैं अपने, पता चला ना, ये नोट कर लो तब। सर कर लिया। कर लिया। यस सर। चलो फिर। सर कर लिया नोट। हाँ जी सर, चल गया। सेकंड और 3 दोबारा बता दूं। हाँ जी देखो, सेकंड और 3 में सेकंड और 3 में ना अपने ऐसे लिखेंगे बेसिकली, ये CO2 लिखा और CO की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी यूनिटी, और CaCO3 की वैल्यू भी कितनी होगी 1 होगी। तो ये 1 तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है ना, वो तो उतना ही रहेगा, इसलिए मैंने उनको डायरेक्ट CO2 लिख दिया इसका मैंने, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन तो ओनली गैस या फिर एक्वस की ही आएगी। यहाँ पे भी इसकी वैल्यू लिक्विड है तो 1 ही आएगी, तो मैंने ये 1 तो वो डायरेक्ट वैल्यू 1 ही लिख दी ना, वो तो कैसे भी लिख दूंगा। ठीक है जी, समझ गए। बाकी अपने पास रिएक्टेंट था, उनके रिएक्टेंट को मल्टीप्लाई करना ही होता है। Yes. आगे चलो। तो जैसे कि आपके पास में ये रिएक्शन दे दिया जाए, जो दूसरा नोट अपना लिखा था उसका पे क्वेश्चंस करते हैं। अगर आपको ये रिएक्शन दे दी जाए CH3COOH, ये रिएक्शन आपने 10th क्लास में भी पढ़ी होगी, C2H5, एस्टरिफिकेशन का उल्टा स्पॉनिफिकेशन, है ना। एस्टरिफिकेशन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता, और वो उल्टा रिएक्शन लिखना पड़ेगा आपको। वो बातें अपने सारी ऑर्गेनिक में करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शन है ऑर्गेनिक के चैप्टर में। तो यहाँ पे सारी आपको लिक्विड फॉर्म में दी, एस्टर भी लिक्विड फॉर्म में, वाटर भी लिक्विड फॉर्म में, एसिड भी लिक्विड फॉर्म में, और अल्कोहल भी लिक्विड फॉर्म में, सारी आपके पास में लिक्विड फॉर्म में दिए। और बोला गया है इसका कैसे लिखो, तो इसका कैसे लिखेंगे, देखो आपको मैंने बताया था, अगर सारे ही लिक्विड फॉर्म में आ जाएं तो उनकी वैल्यू यूनिटी नहीं लेते। तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट था CH3COH, एसिड एसिटिक एसिड उसकी पावर 1, अल्कोहल C2H5OH उसकी पावर 1 अपॉन एस्टर CH3COO C2H5 की पावर 1 और H2 की पावर 1। देखो यहाँ पे सारे ही लिक्विड, अगर मैं सारों की वैल्यू 1 1 लिख देता हूँ तो केसी की वैल्यू अपने पास कितनी रहेगी, हमेशा 1 ही रहेगी, कभी चेंज होगी नहीं। तो वो 1 नहीं ले सकते अपने वहां पे, चाहे स्मॉल चेंज हो लेकिन उसको कंसीडर करेंगे, क्योंकि सारों में स्मॉल चेंज है। ठीक है। यस सर। यस सर। Yes, sir. तो अभी अपने आगे करते हैं, केसी और केपी में रिलेशन निकालते हैं। आगे लिखो आप, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। ये क्वेश्चन आप करोगे ट्राई, केसी और केपी में रिलेशन, मैं बता देता हूँ कैसे करना आपको। जनरल रिएक्शन ले लेते हैं अपने N1A प्लस N2B, इससे प्रोडक्ट बनेगा N3C और N4D। ठीक है। और जो इसका अपने केपी लिखेंगे, मान लो सारे गैसेस फेज में, क्योंकि केपी और केसी में रिलेशन कब बता पाएंगे, जब सारे गैस में होंगे। एक्वस फेज के लिए तो प्रेशर अपने डिफाइन ही नहीं करेंगे। तो इसका जो केपी लिखेंगे, केपी क्या आएगा, प्रेशर ऑफ C की पावर N3 इनटू प्रेशर ऑफ D की पावर, प्रेशर ओनली गैस फेज के लिए डिफाइन होता है। हाँ जी, प्रेशर गैस के लिए होता है ओनली। ठीक है। और प्रेशर ऑफ A की पावर N1 और प्रेशर ऑफ B की पावर N2। ठीक है। तो ये लिखेंगे ना केपी इसका, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। यस सर। Yes, sir. तो ये अपने पास में केपी आ गया। और अभी अपनों ने चैप्टर ही पढ़ा है गैसियस स्टेट, उसमें पढ़ा था इक्वेशन PV = nRT पढ़ा था। तो मैं प्रेशर की जगह पे ये लिख सकता हूँ N/V RT। हाँ जी। Yes, sir. और N/V अपने पास में क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम, मोलर मास। अच्छा बस कंसंट्रेशन होता है ना, मोल अपॉन वॉल्यूम, मोलैरिटी, मोल कांसेप्ट किया था स्टार्टिंग में, मोल ऑफ Yes, sir. सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो कंसंट्रेशन। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ
जैसे कि प्रेशर ऑफ ए की बात करूंगा, प्रेशर ऑफ ए, या फिर इसको आप ऐसे लिख लो CRT, है ना, C का मतलब कॉन्सेंट्रेशन, ROT। तो प्रेशर ऑफ ए की बात करूं तो CART लिख देता हूं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू RT। प्रेशर ऑफ बी की बात करता हूं तो क्या लिख दूंगा, CBRT। प्रेशर ऑफ सी की बात करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, CCRT। और प्रेशर ऑफ डी की बात करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, CDRT। ऐसे लिख सकते हैं। तो केपी की जो फॉर्मूला था उसे इंपुट कर देते हैं। केपी इक्वल्स टू क्या, प्रेशर ऑफ सी था, प्रेशर ऑफ सी की जगह क्या लिख दूंगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी RT, इसकी पावर में क्या था, N3। हाँ जी, था कि नहीं था? Yes, sir. यहाँ पे CDRT की पावर N4 अपॉन CART की पावर N1 और CBRT की पावर N2। देखो वही सेम चीज है, प्रेशर था, प्रेशर की जगह पे मैंने वैल्यू पुट किया ओनली, PC की वैल्यू CCRT, वो वैल्यू पुट कर दी, PD की वैल्यू CDRT, PA की वैल्यू CART और PB की वैल्यू CBRT। हाँ जी, ऐसे पुट कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। Yes, sir. Yes, sir. अब RT RT सारों में कॉमन है तो उठा के बाहर कर दो उसको, तो यहाँ पे बचेगा CC की पावर N3 इंटू CD की पावर N4 अपॉन सर C। हाँ जी बोलो। सर पावर भी तो है। हाँ, पावर को करेंगे ना, साथ में करेंगे ना, टेंशन लो। CB की पावर N2, तो मैं RT बाहर निकाला, RT की पावर में क्या आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा N3 प्लस N4 पॉजिटिव में, अब जब नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाएगी तो माइनस में आएगा, माइनस ऑफ N1 प्लस N2, ये आएगा। Yes, sir. तो देखो बेसिकली यहाँ पे जो RT की पावर में लिखा मैंने N3 प्लस N4 माइनस का N1 प्लस N2, अगर वो रिएक्शन के हिसाब से देखो तो क्या है मेरे पास में, हाँ जी, रिएक्शन के हिसाब से देखें तो क्या है, इस प्रोडक्ट रिएक्शन माइनस रिएक्टेंट। हाँ शाबाश, तो उसको क्या लिखते हैं अपने, डेल्टा NG। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट को थर्मोडायनामिक्स पढ़ा था, डेल्टा NG N3 प्लस N4 माइनस का N1 प्लस N2, ये होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। यस सर। जैसे उसको फॉर्मूला था डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG, Yes, sir. तो वही वाला सेम है। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो मैंने Sir? यहाँ पे, हाँ जी बोलो। सर बैक करना। हाँ जी ये लो। सर जी यहाँ लिखा है प्रेशर ऑफ सी, प्रेशर ऑफ डी अपॉन प्रेशर ऑफ ए, प्रेशर हाँ ऑफ जी, बी। सर अगर हम इसका रिवर्स करें तो नहीं चलेगा? इसका रिवर्स मतलब, सर प्रेशर, जहाँ प्रेशर ऑफ सी लिखा है वहाँ प्रेशर ऑफ ए लिख दें, और जहाँ प्रेशर ऑफ डी नहीं लिखा है वहाँ फिर प्रेशर नहीं ऑफ चलेगा बी। ना, फिर वो केपी की वैल्यू थोड़ी ना आएगी, जो आपको मैंने बताया था फॉर्मूला डिराइव करके, उसका मतलब ये आता है ना, प्रोडक्ट ऊपर आता है, रिएक्टेंट नीचे आते हैं, तो प्रोडक्ट को आपको ऊपर ही रखना पड़ेगा, ये प्रोडक्ट साइड है, ओके सर। ठीक है। यस। तो ये आपके पास में आ गया, मैं इसको अगले पेज पे लिखता हूँ, फिर एक साथ नोट कर लेना आप। तो यहाँ से केपी आपके पास में आ जाएगा सी की पावर सी, सॉरी मल्टीप्लाई सी पावर सी थोड़ा था यार, ये N3 था इंटू CD की पावर N4, CA की पावर N1 और CB की पावर N2, ये था। और RT की पावर में क्या लिख दूंगा, डेल्टा NG। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, इसको अपने क्या लिखते हैं, KC लिखते हैं ना, इसको अपने क्या लिखते हैं, KC। KC की वैल्यू ये था प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, ये लिखते हैं KC। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, RT की पावर डेल्टा NG। आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। Yes, sir. देखो KC अपने क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट अपने पास में C और D थे, तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन ऊपर है, अपॉन रिएक्टेंट है, वही कॉन्सेंट्रेशन ऊपर। Yes, sir. Yes, sir. तो वो आ जाता है, तो ये अपना लिख दिया। तो ये रिलेशन आता है अपने पास KP और KC के अंदर, और जिसको आप स्टार लगा के हाईलाइट करोगे, ठीक है। तो ये आपके पास रिलेशन जिसको आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आपके पास रिएक्शन है N2 प्लस 3H2, यहाँ पे ना आपको एक वैल्यू दे दी जाएगी, KC की वैल्यू मान लो आपको गिवन है, तो KP की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो क्या करोगे, KP इक्वल टू KC RT की पावर डेल्टा NG। अब डेल्टा NG इसका कितना आएगा, 2 माइनस का 1 प्लस का 3 इक्वल टू माइनस का 2 आ जाएगा, तो माइनस का 2 यहाँ पे। तो R टेम्परेचर की होगा, R की वैल्यू आपको पता रहती है, गैस कांस्टेंट R, और उसके हिसाब से अपने फाइंड कर सकते हैं फाइंड। Yes, sir. शाबाश। यस सर।
तो इनकी यूनिट देख लेते हैं, केपी और केसी की क्या कुछ यूनिट आती है वो लिखो। देखो केपी मतलब क्या आता है, अपने पास प्रेशर होता है, ऊपर भी प्रेशर होता है नीचे भी प्रेशर, तो प्रेशर की यूनिट होती है एटीएम। तो एटीएम की पावर में डेल्टा एन जी कर दूं मैं, ये देखो ये था आपके पास में केपी, तो यहाँ पे इसके यूनिट भी एटीएम, इसकी भी एटीएम, इसकी भी एटीएम और इसकी भी एटीएम। तो एटीएम की पावर n3 प्लस n4 अपॉन n1 माइनस में n1 प्लस n2 वही आएगा। यस सर। Yes, sir. तो एटीएम की पावर डेल्टा एन जी कर दिया, ये इसकी यूनिट होगी। और अगर वैसे ही लिखना चाहूं मैं केसी के लिए, तो वो कॉन्सेंट्रेशन की पावर डेल्टा एन जी आ जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन को अपने क्या लिखते हैं, मोल अपॉन मोल अपॉन लीटर, वॉल्यूम लीटर में लेते हैं, तो यहाँ पे डेल्टा एन जी। ठीक, तो ये दोनों इसकी यूनिट है, समझ गए? Yes, sir. बढ़िया, शाबाश। सर यूनिट रिपीट करना। हाँ जी, यूनिट बताता हूँ। जैसे कि केपी के लिए फॉर्म में तो अपने पास में क्या था, कांस्टेंट प्रेशर था, तो प्रेशर की यूनिट अपने पास में एटीएम होती है। तो यहाँ पे मैं अगर यूनिट करना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, एटीएम की पावर n3, वैल्यू थोड़ी ना चाहिए अपने को, ओनली यूनिट चाहिए। n4 नीचे भी एटीएम, तो एटीएम की पावर में क्या आएगा, n3 प्लस n4 माइनस n1 प्लस n2, ये आएगा, Yes. Yes, sir. जिसको अपने डेल्टा एनजी बोलते हैं। तो डेल्टा एनजी मैंने आगे लिख दिया। और अगर कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से लिखना चाहूँ तो यहाँ पे भी है कॉन्सेंट्रेशन की पावर n3 प्लस n4 माइनस n1 प्लस n2, और कॉन्सेंट्रेशन होता है क्या, मोल अपॉन लीटर, ये तो होता है कॉन्सेंट्रेशन। यस सर। ठीक है, तो ये आपके पास में रिलेशन था केपी और केसी के अंदर, और केपी और केसी होता क्या वो आपको आज पता चल गया। ठीक है, तो बाकी अपने पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स, वो पढ़ेंगे कल। ठीक है जी, Okay, sir. ओके सर। ओके, बाय सर। बाय सर। Bye, sir. हाँ जी।